Good morning, students. Today we will continue our chapter India's External Relations. In our last class, we have seen Nehru's role for non-aligned movement. Again we will see Nehru's role in world affairs, in Afro-Asian unity. So let's start. Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. नेहरू का जो रोल था पूरे वर्ल्ड के लिए और ख़ास करके एशियन मामलों में, एशियन कंट्रीज़ के मामलों में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था. हिज एरा वॉज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका. नेहरू का जो टाइम था, नेहरू का जो टाइम पीरियड था, वो जाना जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़, खास करके एशिया और अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज़ के बीच बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और उन कंट्रीज़ के साथ जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे उनके साथ कई सारे अफेयर्स पर नेहरू ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे. थ्रू आउट द 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. 1940 से लेकर 1950 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें नेहरू एशियन यूनिटी, एशियन कंट्रीज़ की यूनिटी के बहुत बड़े समर्थक थे. अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months ahead of attending its independence. जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें earnest effort for the early relations of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. India was a great supporter of decolonialization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. The Afro-Asian Conference, held in Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nation. इंडिया ने डच कॉलोनी से इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी आवाज़ उठाई. साथ ही इंडिया डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा समर्थक था. खास करके साउथ एशियन रीजन में जो अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था उसको इंडिया ने खुलकर अपोज किया. द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग इन 1955 में अफ्रीका और एशिया कंट्रीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ इंडोनेशिया की सिटी बैंडंग में, जिसको कि कॉमनली नोन एज बैंडंग कॉन्फ्रेंस, held in Indonesia, Bandung in 1955. That marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nation.
The Bandung Conference later led to the establishment of NAM. ये जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ बाद में यही नॉन अलाइन मूवमेंट के इस्टेब्लिशमेंट में इसने एक लीड रोल प्ले किया. द फर्स्ट समिट ऑफ द NAM was held in Belgrade in September 1961. Nehru was a co-founder of the NAM. फर्स्ट समिट नॉन अलाइन मूवमेंट का कहाँ हुआ? बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में. और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू NAM नॉन अलाइन मूवमेंट के को फाउंडर्स में से एक थे. सो वी हैव सीन नेहरू प्लेड a great role in world affairs. Now the other topic is peace and conflict with China. Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. चाइना, पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था वो बहुत फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डिस्प्यूट पर ही पाकिस्तान बना था. लेकिन चाइना के संग जो हमारा रिलेशनशिप था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत ही फ्रेंडली नोट पे चला था. आफ्टर द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन इन 1949, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रूप में चाइना को जिन कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया. रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. वर्ल्ड में अगर कोई भी न्यू कंट्री बनती है, अगर कोई कंट्री किसी के अंडर में है, किसी की कॉलोनी है और वो उससे इंडिपेंडेंट बनती है, तो ज़रूरी होता है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसको रिकॉग्निशन दें. तो चाइना में जो रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, उसके बाद एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में चाइना को रिकॉग्निशन देने वाली कंट्रीज़ में इंडिया भी एक था. नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर that was coming out of the shadow of Western domination and helped the new government to international fora. जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस नेबर के लिए, अपने इस पड़ोसी देश के लिए एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखा, जो कि अभी वेस्टर्न डोमिनेशन की छाया से निकलकर, जस्ट छाया से निकला था, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने इस न्यू गवर्नमेंट को हेल्प किया. सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर. जवाहरलाल नेहरू के कलीग वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वल्लभ भाई पटेल ने इस बात की आशंका जताई थी कि इन फ्यूचर चाइनीज़ अग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है. But Nehru thought it was exceeding unlikely that India will face an attack from China. लेकिन नेहरू को पूरा ये विश्वास था कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाइना की तरफ से इस तरह का कोई अटैक इंडिया पर नहीं होगा. For a very long time, the Chinese border was
guarded by paramilitary force, not the army. और नेहरू के इसी विश्वास की वजह से चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर कोई आर्मी डिप्यूटेड नहीं थी. The Chinese border was guarded by only paramilitary forces. Here, one thing I would like to tell you, what is paramilitary force? Paramilitary force is a semi-militarized force जिनकी ट्रेनिंग वगैरह आर्मी की तरह होती है, बट वो आर्मीज नहीं होते. इन केस ऑफ इमरजेंसी दे असिस्ट आर्मीज. सो बहुत दिनों तक आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत दिनों तक जो चाइना का बॉर्डर था वहाँ पे हमारी कोई मिलिट्री, कोई आर्मी नहीं लगी हुई थी. वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थे केवल वही वहाँ पर रहते थे. द जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील, द 5 principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील इम्प्लीमेंट था. और पंचशील क्या था? इट वॉज 5 principles ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. पड़ोसी के रूप में पीसफुली रहने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 5 principles थे, जिस पर इंडिया और चाइना ने साइन किया था. इंडिया की तरफ से नेहरू और चाइना की तरफ से ज़ोउ एनलाई 29 अप्रैल 1954 को पंचशील पर उन्होंने सिग्नेचर किया था. और ये एक इंडिया और चाइना के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की तरफ एक इसको स्टेप माना जा सकता है. इंडिया एंड चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर कंट्रीज and were greeted by large and friendly crowd. इंडिया और चाइना दोनों के लीडर्स एक दूसरे की कंट्री में विज़िट किया उन्होंने, और वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान पाया. और उसी वक्त नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया, फॉर द ब्रदरहुड, to promote brotherhood between China and India. This slogan was given. So, this is enough for today. We will discuss the Chinese invasion of 1962 in our next video. Thank you and have a nice day.